नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्यूल्स एंड देयर टाइप्स। इसमें हम फ्यूल और उसके अलग अलग जो टाइप होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। द प्राइम नेसेसिटीज़ ऑफ ए ह्यूमन बींग्स आर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। इंसानों की जो बेसिक ज़रूरत है वो क्या होती है? फूड, क्लोथिंग पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए घर, रोटी कपड़ा और मकान। None of these necessities can be available unless we have heat energy to cook our food and other kind of energy to run machines for manufacturing articles of clothing and shelter. इनमें से कोई भी नेसेसिटी जो है वो अवेलेबल नहीं होती हमारे पास अगर हमारे पास हीट एनर्जी नहीं होती खाना बनाने के लिए, और दूसरे तरह की एनर्जी नहीं होती मशीन को चलाने के लिए, तो हमारे ना कपड़े बन सकते थे, ना हमारे रहने के लिए मकान बनाने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है वो बन पाती। फ्यूल क्या होता है? Any substance which is easily available and burns in air at a moderate rate, producing a large amount of heat energy without leaving behind any undesirable residue is called a fuel. ये फ्यूल की डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन कर लो। फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस है जो इजीली अवेलेबल है, आराम से हमको मिल जाता है, एयर की प्रेजेंस में बर्न होता है। वो ना ये बहुत ज़्यादा जल्दी बर्न होता है ना बहुत ज़्यादा स्लो होता है, एक एवरेज रेट पर बर्न होता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। और अनडिज़ायरेबल ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है उसमें चेंज नहीं होता है, ऐसी कोई चीज़ इसके पीछे नहीं छोड़ता है जब ये बर्न होता है तो। नेक्स्ट है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कम्प्लीटली बर्निंग 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल in a pure oxygen is called the calorific value of that fuel. 1 किलोग्राम किसी फ्यूल का जब हम बर्न करते हैं प्योर ऑक्सीजन में, तो तब हमें जितनी हीट एनर्जी मिलेगी वो कहलाएगी उस सब्सटेंस की, उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। Thus a fuel which produces more heat energy per kilogram is said to have a high calorific value. तो जो सब्सटेंस, जो फ्यूल जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, वो उतना ही ज़्यादा अच्छा फ्यूल होगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मोर इज़ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल, मोर इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल। तो जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो फ्यूल की जो एफिशिएंसी है, फ्यूल हम क्यों बर्न कर रहे हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। काम ही फ्यूल का हीट एनर्जी प्रोड्यूस करना है, तो जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो फ्यूल उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज़ एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल्स पर किलोग्राम। कैलोरीफिक वैल्यू जो है उसकी जो यूनिट है जिसमें उसको मेजर किया जाता है वो होती है किलो जूल्स पर किलोग्राम, जिसको इस तरह से लिखा जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कॉमन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल इज़ गिवन बिलो। यहाँ हम जो कॉमन डेली लाइफ में जो फ्यूल्स यूज़ करते हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू लिखी हुई है कि उनका अगर 1 किलो हम बर्न करें तो कितनी एनर्जी हमें मिलेगी। काउडंग केक में हमें मिलती है 6,000 to 8,000, वुड में मिलती है 17,000 to 22,000, कोल में मिलती है 25,000 to 33,000। ये थे सॉलिड फ्यूल्स। अब है लिक्विड फ्यूल्स। लिक्विड फ्यूल्स में सबसे पहला है पेट्रोल। पेट्रोल को जब बर्न करते हैं तो 45,000 कैलोरीफिक वैल्यू है उसकी। कैरोसिन की भी 45,000 है और डीजल की भी 45,000 है। मतलब इन तीनों को अगर सेम कंडीशन में हम बर्न करें तो सेम कैलोरीफिक वैल्यू हमें मिलेगी, मतलब सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट जो फ्यूल्स है वो है गैशियस फ्यूल, जिनकी स्टेट है गैशियस फॉर्म में है ये। सबसे पहला है मीथेन। मीथेन हमें 50,000 कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी। और ब्यूटेन जो एलपीजी गैस सिलेंडर है उसका जब 1 kg बर्न होता है तो 50,000 किलो जूल्स एनर्जी हमें मिलती है। सीएनजी से 50,000 किलो जूल से हीट एनर्जी हमें मिलती है। बायोगैस से 35,000 to 40,000 एंड हाइड्रोजन से 15,000 मिलती है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फ्यूल, किसी भी फ्यूल को हम अच्छा फ्यूल कब बोलेंगे? उसके अंदर जब ये सारी क्वालिटीज़ होगी। सबसे पहली क्वालिटीज़ जो है वो है इट शुड हैव अ लार्ज कैलोरीफिक वैल्यू, वो ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करना चाहिए। इट शुड बी चीप एंड रेडीली अवेलेबल, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए
और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। इट शुड नॉट प्रोड्यूस गैसेस विच पॉल्यूट द एयर। जब इसको हम बर्न करते हैं तो कई सारी गैसेस प्रोड्यूस होती है। अगर हार्मफुल गैसेस अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है तो वो एयर को पॉल्यूट करेगी, इसीलिए अच्छे फ्यूल की ये क्वालिटी नहीं है। इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी हैज़ार्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। जब हम उनको अच्छे फ्यूल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो वो कोई भी नुकसान नहीं करना चाहिए, कोई भी हादसा नहीं होना चाहिए उसके कारण। इट शुड बर्न एट अ स्लो रेट एंड इट्स कंबशन शुड बी कंट्रोलेबल। जो इसकी बर्निंग की रेट है वो स्लो होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने लगाया और वो पूरी तरह से जल जाए जल्दी ही। तो स्लो कंबशन होना चाहिए और इसके कंबशन को हम कंट्रोल भी कर पाएँ। ऐसा नहीं हो कि एक बार जला दिया तो पूरा जलकर ख़त्म होगा, तब तक वो जलता ही रहेगा। इस तरह का नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ईजी टू स्टोर, उसको हम ईजीली स्टोर कर सकें आराम से। इट शुड हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए ताकि ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़े हमें उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए। इट शुड प्रोड्यूस अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेसिड्यूज सच एज ऐश। जब इसको जलाएं तो वो रेसिड्यूज़ मतलब जलाने के बाद जो चीज़ें बच जाती है, जैसे कि ऐश राख बच जाती है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं रेसिड्यूज़ वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस करना चाहिए। तो इसके बाद हमें असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन गिवन है, ये आप सेल्फ करोगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ फ्यूल। फिजिकल स्टेट किसी भी सब्सटेंस की क्या होती है, या तो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। तो फ्यूल्स को भी हम इन 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स और गैशियस फ्यूल। द फ्यूल्स विच अकर इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड सॉलिड फ्यूल्स। जो फ्यूल्स सॉलिड स्टेट में है वो सॉलिड फ्यूल होंगे, जैसे कि वुड, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज़, चारकोल, कोल, कोक, पैराफिन, ये सारे क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, इसलिए इनको सॉलिड फ्यूल्स बोलेंगे। सेकंड है लिक्विड फ्यूल्स। द फ्यूल्स विच अकर इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड लिक्विड फ्यूल्स। ये फ्यूल्स कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं, जैसे लिक्विफाइड हाइड्रोजन, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, फर्नेंस ऑयल, अल्कोहल, ये सब लिक्विड हैं। गैशियस फ्यूल, द फ्यूल्स विच अकर इन गैशियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड गैशियस फ्यूल। ये गैशियस स्टेट में होते हैं, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, गोबर गैस, हाइड्रोजन गैस, ये सारी क्या है, गैस हैं, गैशियस फॉर्म में होती है। तो हमारे जो फ्यूल्स हैं उनको हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। हम फ्यूल्स को बर्न तो कर रहे हैं क्योंकि फ्यूल से हमें एनर्जी मिल रही है, लेकिन इनको जब हम बर्न करते हैं तो इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो अब हम इसके वो नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अ पॉल्यूटेंट इज़ अ सब्सटेंस दैट हार्म्स द एनवायरनमेंट। पॉल्यूटेंट क्या होता है, पॉल्यूटेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारे एनवायरनमेंट, हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स कैन प्रोड्यूस मैनी पॉल्यूटेंट। और जब हम इन फ्यूल्स को जलाते हैं तो बहुत सारे पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहला जैसे पॉल्यूटेंट हमें दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ एमिटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग ऑफ वुड, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। जब हम हमारे ये जो फ्यूल है जैसे कि वुड, कोल, ऑयल या नेचुरल गैस, इनको जब बर्न करते हैं तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। प्लांट यूज्ड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर सिंथेसाइजिंग देयर फूड. In this process, they release oxygen. But the amount of carbon dioxide emitted due to human activities is higher than that all the plants in the world can produce. How does carbon dioxide damage the environment? प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं उनका खाना बनाने के लिए। इस प्रोसेस के अंदर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। तो उस अकॉर्डिंग तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल बैलेंस होना चाहिए, लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे इन्वायरमेंट के कारण वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हो गई है। प्लांट जितनी प्रोड्यूस करते हैं, यूज़ करते हैं, उससे कई ज़्यादा हायर अमाउंट में हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज करती जा रही है। अब जो आगे टॉपिक है उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि वो हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज किस तरह से कर रही है। सबसे पहली चीज़ जो हमें गिवन है वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं। जैसा कि ये जो नाम है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल मतलब ग्लोब
वार्मिंग मतलब गर्म होना। तो जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाए तो वो कहलाएगा ग्लोबल वार्मिंग। द अर्थ इज सराउंडेड बाय इट्स एटमोसफियर अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। आपको पता ही है कि अर्थ जो होता है उसके चारों तरफ क्या है, एटमोसफियर है। एटमोसफियर में अलग अलग तरह की गैसेस पाई जाती है। हीट फ्रॉम द सन पासेस थ्रू दीज गैसेस टू वार्म अप द अर्थ। और सूरज से जो रोशनी आ रही है सन से, वो इन्हीं एटमोसफियर की गैसेस से होते हुए अर्थ पर पहुंचती है। दीज गैसेज आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज, और इन गैसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। दे लेट द हीट फ्रॉम द सन इन बट डू नॉट लेट हीट बैक आउट अगेन। दिस इज सिमिलर टू वॉट हैपन्स इन अ ग्रीन हाउस। ये क्या करती है कि सन से जो गैसेस है वो अंदर की तरफ, हीट है वो अंदर की तरफ तो आ रही है, अर्थ पर तो आ रही है, लेकिन अर्थ से वापस जाती नहीं है। और ग्रीन हाउस के अंदर भी ऐसा ही होता है। इट स्टेज वार्म बिकॉज इट ट्रैप्स हीट फ्रॉम द सन थ्रू इट्स ग्लासेस। ग्रीन हाउस जो होता है वो ग्लास का बना हुआ होता है, उसके अंदर जब हीट आती है तो वहाँ से वो बाहर नहीं जाती है। हमें ग्रीन हाउस की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि हमारी अर्थ जो है वो वार्म रहे, गर्म रहे। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मेन ग्रीन हाउस गैस। मेन ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। The amount of carbon dioxide we produce is increasing every year. The situation is worsening day by day. और हमारी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेस जो हो रहा है, क्योंकि हम हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, फ्यूल बर्निंग और इनसे कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है, जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको दिन पे दिन इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। और इससे हमारी जो सिचुएशन है वो दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज़ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। कलरलेस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का कोई कलर नहीं होता, और ऑर्डरलेस, इसकी कोई ऑर्डर मीन्स स्मेल, तो इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती, ये एक स्मेललेस गैस है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल सच एज वुड, पेट्रोल, डीजल एंड कोल। जब फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ पॉइजनस गैस। In large enough amounts, it is fatal because it can combine with the hemoglobin of our blood and destroy the blood's ability to carry oxygen. कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड को अगर ज़्यादा अमाउंट में हम इनहेल कर लें तो वो क्या करती है, हमारे ब्लड के अंदर एक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हमारे बॉडी के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन करता है। ये गाड़ी की तरह होता है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। जब हम एक्सेस में अगर मोनोऑक्साइड को इनहेल कर दें तो ऑक्सीजन की जगह वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर ट्रांसपोर्ट होने लग जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ऐसे केस के अंदर पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इट कैन बी इवन फैटल, मतलब पर्सन की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड। कोल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑल कंटेन सल्फर कंपाउंड्स। ये जो कोल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस होती है इसके अंदर सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं। व्हेन दीज बर्न दे प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड विच इज़ पॉइजनस, एसिडिक एंड इरिटेटिंग। Sulfur dioxide can dissolve in rain to produce an acid. This acid fall to the ground with the rainfall. This is called acid rain. सल्फ़र डाइऑक्साइड बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। नेचर इसका होता है एसिडिक और ये बहुत ही इरिटेटिंग टाइप की गैस होती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड जब हम एयर के अंदर प्रेजेंट है, अगर वो बारिश के साथ, रेन के साथ मिक्स होकर अर्थ के सरफेस पर गिरती है तो वो कहलाती है एसिड रेन। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ताजमहल का। ताजमहल का जो मार्बल है वो पहले वाइट हुआ करता था, पर नाउ डेज़ वो येलोइश हो चुका है, और उसके येलोइश होने का जो कारण है वो है एसिड रेन। उसके आसपास जो फैक्ट्रीज़ है उससे सल्फ़र की फ्यूम्स निकलती है, वो एयर के साथ मिक्स हो जाती है और एसिड रेन के फॉर्म में वापस अर्थ सरफेस के ऊपर, ग्राउंड पर गिरती है। तो एसिड रेन कैन इवन कोरोड मार्बल ऑल्सो। Next is nitrogen dioxide. In petrol engines, nitrogen and oxygen react to produce nitrogen dioxide. पेट्रोल इंजन्स मतलब जो पेट्रोल वाली जो गाड़ियाँ होती है, उनके जो इंजन्स होते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करती है और मिलकर बनाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दिस गैस इज़ ऑल्सो पॉइजनस।
एसिडिक एंड इरिटेटिंग। ये गैस भी हमारे लिए अच्छी नहीं है। इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, नेचर में एसिडिक है। पेट्रोल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो मिक्सचर है पेट्रोल वेपर और एयर का वो बर्न हो सके। नाइट्रोजन इज़ वेरी अनरिएक्टिव गैस बट द स्पार्क सप्लाइज इनफ एनर्जी टू मेक द नाइट्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस है जो जनरली सबके साथ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जो स्पार्क सप्लाई होता है, स्पार्क जो होता है वो इनफ एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सके और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दे। दिस गैस लाइक कलरलेस सल्फर डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन रेन वाटर टू प्रोड्यूस एन एसिड रेन। और ये भी सेम सल्फर डाइऑक्साइड जैसे ही रेन वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाती है और एसिड रेन प्रोड्यूस करती है। Last is fly ash. Thermal power generation through the combustion of coal produces minute particle of ash that causes serious environmental problems. Thermal power generation, इसके अंदर क्या किया जाता है, कोल का कंबशन किया जाता है ताकि उससे थर्मल एनर्जी हमें मिल सके, हीट एनर्जी मिल सके। जब इस यहाँ पे कोल का कंबशन करते हैं तो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और ये जब इन्वायरमेंट में मिल जाते हैं तो ये बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। दीज पार्टिकल आर कॉमनली नोन एज फ्लाई ऐश, और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम बोलते हैं फ्लाई ऐश। इट कंटेन्स एल्यूमिना, सिलिका, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। इसके अंदर एल्यूमिना, सिलिका, ऑक्साइड ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम होती है। इट ऑल्सो कंटेन टॉक्सिक हैवी मेटल्स लाइक लेड, कॉपर, आर्सेनिक एंड कोबाल्ट। इसके अंदर कई सारे हैवी मेटल्स भी होते हैं। ये जो एयरबोर्न फ्लाई ऐश होता है ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। जब ये एयरबोर्न फ्लाई ऐश पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो ये हमारे आइज़, स्किन, नोज़, थ्रोट या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी डैमेज करते हैं। तो इस तरह के जो फ्यूल्स होते हैं जैसे कि कोल, वुड, पेट्रोलियम, ये कई सारे अनबर्न कोल पार्टिकल्स को रिलीज़ करते हैं और इसी के कारण हमारे जो अस्थमा जैसी डिजीज़ है वो हो जाती है। सॉलिड फ्यूल्स जैसे कि वुड, कोल, ये जब बर्न होते हैं तो पीछे की तरफ ये कई सारे अनबर्नड ऐश पार्टिकल्स को रिलीज़ करते हैं। अगर हम उनको अच्छे से डिस्पोज नहीं करें तो उससे एयर और वाटर पॉल्यूशन भी हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो इनकम्प्लीट प्रोडक्ट कंबशन के कारण प्रोड्यूस होती है और ये एक पॉइजनस गैस है। अगर कोई पर्सन ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को इनहेल कर ले तो इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। सो इट इज़ नॉट सेफ टू बर्न कोल in a closed room as carbon monoxide gas is produced and kill person sleeping in the room. तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है। हमें कभी भी इसको क्लोज रूम, बंद कमरे के अंदर कोई भी फ्यूल को नहीं बर्न करना चाहिए। अगर हमने कोल को बंद कमरे के अंदर बर्न किया तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी क्योंकि बाहर से कोई भी एयर, ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगी। तो इनकम्प्लीट या इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है। अगर हम रात भर उसको कमरे में रखकर सो जाएं, बर्निंग कोल को, तो इवन उसमें पर्सन की डेथ भी हो सकती है। सो दीज गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर हार्मफुल फॉर द मैनकाइंड. Just read this chapter twice and thrice. Thank you.